हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस के संबंध में बातें कर चुके हैं और जहां हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के संबंध में जाने कि कोई रिएक्शन दिया गया है तो उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में। हमें सिर्फ ध्यान यह देना होता है कि रिएक्टेंट में साइन निगेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव लेंगे और जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी हो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बस, और कहीं कोई बातें नहीं थी। ये पार्ट हो गया। अब आइए सेकंड की बात करते हैं जहां हम लोग बात करेंगे रेट लॉ और रेट इक्वेशन। रेट लॉ और रेट इक्वेशन, ये रेट लॉ और रेट इक्वेशन क्या है? तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन इसकी बात करें तो यह क्या है? यह एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन होने वाले सूचनाओं के आधार पर बनाया गया ऐसा इक्वेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच क्या करता है, रिलेशन बताता है। जरा एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। हम क्या बोले? तो हम बोले कि यह रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। इसी के बीच रिलेशन बताता है तो इसे हम क्या कर रहे हैं, रेट लॉ और रेट इक्वेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन बताने के लिए आप इक्विलिब्रियम में एक और भी बातों को पढ़े थे और वहां आप पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या कहना था? इसका कहना था कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर न्यूमरल कोएफिशिएंट। इट मीन्स इसे इसका कहना था, इसे हम ये रिएक्शन लिखते हैं Na प्लस Mb, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ हमारा रिएक्टेंट क्या है, A है और क्या है, B है। ये N क्या है, इसका मोलर कोएफिशिएंट है और ये M क्या है, तो B का मोलर कोएफिशिएंट है। तो क्या कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। और एक्टिव मास हम किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और गैसियस स्पेसीज हो तो वहाँ आइदर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस पर जो पावर होना चाहिए उसके न्यूमरल कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। इसे यहाँ पावर n होना चाहिए और यहाँ पावर m होना चाहिए। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर m। यही हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। पहले तो यही आया, बोला गया बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ केसों में देखा गया कि ऐसा हो रहा है और कुछ केसों में ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ डिफरेंस हो जा रहा है। क्या, बातें तो यही चल रही हैं लेकिन वहाँ कुछ हद तक डिफरेंस हो जाता है। इसलिए वहाँ बातें कौन सी आ गई हैं, एक्सपेरिमेंटली किसी रिएक्शन को देख के हम उसका रेट लॉ और रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। बैलेंस्ड रिएक्शन को देख के उसके रेट लॉ और रेट इक्वेशन को नहीं लिखा जा सकता है। ये 100% क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। तो एक लाइन हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ और रेट इक्वेशन में कहते हैं द इक्वेशन एस्टैब्लिश्ड on the basis of
informations obtained from experiment which denotes a relation between rate of reaction and concentration of reactant. Rate of reaction and concentration of reactants is known as rate law or rate equation हम क्या बोले कि ये 100% एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड इक्वेशन होता है, जो हमारा क्या करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन बताता है। जिसे आइए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, वही रिएक्शन लिखते हैं Na+Mb और इससे प्रोडक्ट, और इसका हम जब रेट लॉ लिखते हैं, देखिए वही होगा, इस हम यह लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के A⁴x इंटू B⁴y। देखिए वही बात लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ A और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। सिर्फ पावर जो हम लिए हैं वहां न्यूमरल कोएफिशिएंट के बराबर में थ्योरेटिकली देख के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर क्या हो गया है, x और y। ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड होगा, यह एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड होगा। इट मींस ये कहां से आ गया, एक्सपेरिमेंट से आ गया, तो इसी को हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, रेट लॉ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन बताए और एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन हो, उसे ही तो रेट लॉ कहते हैं। इट मींस ये क्या है, रेट लॉ है। रेट लॉ इक्वल्स टू के A⁴x इंटू B⁴y। हम क्या बोलेंगे इसके नीचे, एक लाइन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the value of x and y should be equal to n and m, but in actual the value of, क्या होगा एक्चुअल में, तो x और y का मान n और m के मान के बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक। बट इन एक्चुअल द वैल्यू ऑफ x and y may or may not be equal to n and m। हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो अब किसके लिए हो सकता है और किसके लिए नहीं हो सकता है? अगर सब जगह के लिए नहीं होता तब तो ऐसा लॉ ऑफ मास एक्शन ढंग की बातें आती ही नहीं। मीन्स लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहीं कहीं बातें उस ढंग की होंगी। मीन्स ये लॉ ऑफ मास एक्शन ढंग का ही है, सिर्फ पावर क्या हुआ है, अलग हो गया। ये x और y का मान n और m के मान के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इस x और y का मान n और m के मान के बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो अब किसके केस में होता है और किसके केस में नहीं होता है, जरा हम एक ढंग की बात करें। तो ये जो रिएक्शंस है उसे हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है इसे हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन,
जबकि दूसरे को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरे को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन जो है किसे कहते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जो केवल और केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट है, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप, रिएक्शंस कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप। तो ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, केवल और केवल एक स्टेप में, उसे ही हम एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या कहते हैं, हम बोलते हैं रिएक्शंस कंप्लीटेड इन टू और मोर स्टेप्स, जो दो या दो से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इस प्रकार के रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल एक ही स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस rate of reaction only depend on slowest step known as rate determining स्टेप, RDS का। ठीक, तो अब देखिए ये रिएक्शन दो ढंग का हो गया, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो केवल और केवल एक ही स्टेप में होता है, तो रिएक्शंस कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप। जो रिएक्शन एक स्टेप में हो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शंस कंप्लीटेड इन टू और मोर स्टेप्स। ठीक, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन स्लोएस्ट स्टेप नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है तो केवल और केवल एक ही स्टेप, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, उस स्टेप को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। मींस रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल उसी स्पेसीज के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इस कारण से x और y का मान जनरली n और m के मान के क्या डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। वो इसको घेर के लिख लिए थे क्योंकि इसकी आवश्यकता इसमें आई। अब जरा ध्यान, तो इस x और y का मान n और m के मान के बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो अब किसके लिए हो सकता है, किसके लिए नहीं हो सकता है, तो इसी में दो ढंग की बातें होगी कि सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए x और y का मान n और m के मान के बराबर ही होगा। और सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, और सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस इससे तो एक ही स्टेप में हो रहा है। तो जैसा कि हमको देखने में लग रहा था कि ये हो रहा है, वास्तव में वही हो रहा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर इक्वल टू n एंड m। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखें, H2 प्लस I2 2HI, ये रिएक्शन केवल और केवल एक स्टेप में होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो होना चाहिए, रेट लॉ जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K
concentration of H2 to the power 1 into concentration of I2 to the power 1 मीन्स दोनों पे पावर 1 हो रहा है, जैसा कि दिया गया इक्वेशन में है, जो उसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट है उसी के बराबर हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ x और y का मान क्या हो गया, n और m के मान के बराबर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हम जान रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह क्या है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और उस पे पावर जो होना चाहिए उसके न्यूमेरल कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है कि आप जो रिएक्शन देख रहे हैं सही मायने में, वास्तव में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस ढंग का रिएक्शन हुआ ही नहीं। रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो रहा है और उसमें एक स्टेप क्या है, स्लो है। जो स्टेप स्लो है उसे कहते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस स्टेप में हमारा जो रिएक्टेंट होगा केवल और केवल उसी के कंसंट्रेशन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम क्या कहते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन will be proportional to concentration of only those species which are appearing as reactant in RDS। जो रिएक्टेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, केवल उसी स्टेप का इफेक्ट ही है रेट को डिसाइड करने में। तो जब केवल वही स्टेप रेट को डिसाइड कर रहा है तो जो उसमें रिएक्टेंट होगा उसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओवरऑल से उसका कोई मतलब होगा ही नहीं। ये बातें जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपके समझ में आएगा। अब आइए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को दर्शाते हैं। जैसे 1 मिनट, इसमें 4 एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डिसोसिएशन ऑफ H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकेज। देखिए रिएक्शन ये होता है 2H2O2, ये ब्रेक करता है तो बनाया 2H2O प्लस O2। तो अगर आप देख के लिखते तो आप इसका लिख सकते थे, अगर ऐसा होता तो रेट लॉ इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का स्क्वायर। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन एक स्टेप पे हो ही नहीं रहा है। देखिए इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं, इसके हम मैकेनिज्म को लिखते हैं। ये तो 100% एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है। मैकेनिज्म लिखते हैं तो इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट जो होता है वह होता है H2O2 और ये ब्रेक करता है H2O प्लस O में। स्टेप सेकेंड जो होता है ये H2O2 प्लस O, इससे हो जाता है H2O प्लस O2। आप देखिए अगर आप दोनों को ऐड करें तो आपको यही स्टेप मिलेगा। आपको लग रहा है कि रिएक्शन ऐसे हो रहा है, लेकिन जब ऐसे हो रहा है तो यह होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखिए रिएक्शन तो ऐसे हो ही नहीं रहा है। रिएक्शन तो वास्तव में इस 2 स्टेप में हो रहा है। वहां ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, इस ढंग की बातें हो रही है। ठीक, जब इस ढंग की बात हो रही है तो बताइए अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, केवल और केवल यही स्टेप रेट को डिसाइड करेगा, दूसरे का कोई है ही नहीं। तब तो जो इसमें रिएक्टेंट है उसी के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ H2O2 तो एक बार है, यहाँ 2 मोल तो नहीं है। तो रेट लॉ जो इसका होगा क्या हो जाएगा भैया, कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो गया। 4 एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ध्यान में। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 2 लेते हैं।
NO2 प्लस F2 2NO2F। अगर आप देख के लिखते तो आप इसका क्या लिखते, आप इसमें लिख देते, ठीक, आप इसका लिख सकते थे रेट लॉ इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 टू द पावर। ये गलत, क्योंकि ये हम देख के तो लिख ही नहीं सकते, ये 100% एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगा। हाँ, अभी कुछ नहीं बोलना, आपको बता रहे हैं भैया। अब आप बोलिएगा कि सर हम तो मैकेनिज्म नहीं जानते, कोई नहीं, रिएक्शन को देख के मैकेनिज्म कोई नहीं लिख सकता, ये तो हम याद किए हुए इसलिए लिख दिए। वो आपको कुछ दिया रहेगा भैया, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा, आगे बढ़ते हैं, उस डाटा को यूज करते हुए हम आराम से रिएक्शन का रेट लॉ फाइंड कर लेंगे, और कल वो होगा तब देखिएगा आप तुरंत तुरंत निकालने लगेंगे। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखते हैं इसका स्टेप फर्स्ट जो है वहाँ क्या हो रहा है, तो NO2 प्लस F2 NO2 प्लस F2, इससे हमारा हो गया NO2F प्लस F, और ये फिर से NO2 प्लस F, इससे जुड़ के बना दिया NO2F। आइए जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये F और F क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। NO2 प्लस NO2 क्या, 2NO2 प्लस F2 क्या हो जाएगा, 2NO2F, 2NO2F। तो जब आप इसका आप रेट लॉ लिखिएगा तो बताइए रेट लॉ क्या लिखिएगा, इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 टू द पावर 1। जबकि आप देखें, क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे थे इसका क्या है, 2 है और यहाँ 1 है। हाँ, इसका 1 तो हुआ लेकिन इसका 2 तो नहीं हुआ, इसका क्या हो गया, 1 ही हो गया। ये 100% एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली ही हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे तीसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, NO2 प्लस CO, NO प्लस CO। देखिए जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। आपको लग रहा है कि दोनों का पावर एक एक होना चाहिए, लेकिन देखिए मैकेनिज्म क्या बताता है, 2NO2, ये स्लो था और ये हमारा फास्ट है। 2NO2 इससे बना NO प्लस NO3, NO प्लस NO3, और ये NO3 कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैक करते हुए चेंज हो गया NO2 प्लस CO2। देखिए अगर हम दोनों को जोड़ें तो कंप्लीटली हमको यही मिलेगा, देखेंगे 2NO2, इधर एक NO2 है तो एक NO2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा NO3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो NO2 प्लस CO, इधर क्या हो गया NO प्लस CO2, NO प्लस CO2। जब इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 टू द पावर 0। देखिए F2 पे सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड टू द पावर 0, कार्बन मोनोऑक्साइड टू द पावर 0। अभी तक आप देख रहे हैं इस 3 एग्जाम्पल में किसी भी केस में आप देख रहे हैं कि x और y का मान जो हो रहा है वो n और m के मान के बराबर नहीं हो पा रहा। कुछ केस में हो भी जाएगा, कुछ केस में नहीं भी होता है। एक एग्जाम्पल और भी देते हैं, एक एग्जाम्पल हम और भी लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए जहां हम बात करते हैं 2NO प्लस O2, इससे हो रहा है 2NO2। जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, NO प्लस O2
इससे बना NO3, ये स्टेप फास्ट है। ठीक, दूसरा कहता है NO3 प्लस NO, इससे हो गया है 2NO2, ये स्टेप स्लो। तो जब हम रेट की बात करेंगे तो हम इसका रेट लॉ लिखते के कंसंट्रेशन ऑफ NO3 टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 1। अब यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि यहाँ जो हम रेट लॉ हम जो रेट ऑफ इस रेट लॉ जो लिखे हैं, इसमें हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड तो है, साथ ही साथ NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा रिएक्टेंट है ही नहीं, हमको तो रिएक्टेंट के टर्म में चलना पड़ेगा। तो आइए इसे हम चेंज करते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए के इक्विलिब्रियम आप क्या लिख सकते थे, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 लिख सकते हैं। आइए हम यहाँ से NO3 के कंसंट्रेशन को यहाँ पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, के इंटू NO3 के लिए क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम, NO3 के लिए क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम, और क्या NO इंटू O2। ये तो दोनों लिखा है किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 के लिए, और साथ ही साथ यहाँ NO भी है। इसका अर्थ ये क्या हो गया, K इंटू के, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो एक कांस्टेंट ही हो जाएगा, K डैश कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो देखिए यहाँ x और y का मान n और m के मान के बराबर हो गया, हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये रेट लॉ 100% एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड होता है, और जब हम रेट लॉ को डिसाइड कर लिए तो बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भैया ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड होता है, तो हम रिएक्शन को देख के रेट लॉ कैसे लिख पाएंगे। आप रिएक्शन को देख के डायरेक्ट रेट लॉ नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए अगर रिएक्शन को देख के डायरेक्ट रेट लॉ की बात कर रहा है तो देखिए दो ही ढंग की बातें हो सकती हैं, या तो वो आपको मैकेनिज्म दे दे, या फिर क्या करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा को देके रखेगा। प्राय एक्सपेरिमेंटल डाटा को देके रखता है, और उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हुए हम आराम से रेट लॉ को निकाल सकते हैं, जो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये हमारा हो गया रेट लॉ और रेट इक्वेशन। इस रेट लॉ और रेट इक्वेशन में हम क्या देखें कि ये रेट लॉ और रेट इक्वेशन क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड इक्वेशन है, जो क्या कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन बता रहा है। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन था वो क्या था, थ्योरेटिकल था, वह भी रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन बता रहा है, लेकिन वो क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। वो सभी जगह 100% सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ केस में हम देख रहे हैं कि पावर जो है x और y का मान n और m के मान के बराबर होता है, जबकि कुछ केस में नहीं होता है। इसके आगे नेक्स्ट हम जाने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर होता है उसी का सम, उसी का जोड़ क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो जब हम रेट लॉ को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्टेन हो सकता है। किसी रिएक्शन को देख के हम डायरेक्ट उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइडेड हो सकता है। और इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन में हो सकता है। हाँ, किसी एक के रिस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल निगेटिव नहीं जाएगा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम बोलते हैं द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, the sum of power of concentration terms appearing in rate law of chemical reaction, rate law of chemical reaction is known as order of reaction, is known as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स appearing in rate law of chemical reaction, appearing in rate law of chemical reaction is known as order of reaction। इसे एज फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन हमारा ये है Na प्लस Mb, इससे हुआ प्रोडक्ट, और एक्सपेरिमेंटली हमको रेट लॉ दे दिया, इसका रेट लॉ जो है वो इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या है, वाई है। तो जरा यहाँ पर ध्यान दें, हम अगर आपसे पूछें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आप क्या बोलेंगे, एक्स। हम अगर आपसे पूछें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी तो आप क्या बोलेंगे, वाई। जबकि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड किया जा सकता है, जिसका वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और इन फ्रैक्शन। जनरली ऑर्डर 3 से भी ज़्यादा नहीं होगा। क्यों 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ये आगे आपको कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेट लॉ मिला, जैसे रेट लॉ मिला हम आराम से आपको रेट लॉ दे देगा और ऑर्डर, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 आपके बुक का जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वहां देखेंगे, रेट लॉ दे दिया है ऐसा, कहता है रेट लॉ इक्वल्स टू के ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर 3/2। कहता है, देखिए पेज नंबर 100 में क्या करता है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आराम से हम बता देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2m, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। एक क्वेश्चन फिर दिया है दूसरा उसी में, कहता है रेट लॉ इक्वल्स टू के ए टू द पावर 3/2 बी टू द पावर -1। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। मिस हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली whose value may be 0, 1, 2, 3 और इन फ्रैक्शन, ओके। अब जैसे हम कुछ भी किसी का भी ऑर्डर, कोई रिएक्शन दे दिया, रेट लॉ दे दिया है और बोला जा रहा है ऑर्डर बताइए, तो आराम से बता सकते, और रेट लॉ दिया ही रहेगा, बिना रेट लॉ देखे ऑर्डर नहीं पूछेगा। हाँ वो पूछ सकता है तो फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा ये वो कुछ दिया रहेगा, आगे जाने में। एक बात और भी जाने, और ये जो पढ़ रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया। इसके आगे नेक्स्ट हम जान रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां से तो कम से कम एक क्वेश्चन तो हर हमेशा आपको मिनिमम कुछ नहीं पूछना है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में यहाँ खूब क्वेश्चन दिया रहता है
ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी आप दे दिया, आपको न्यूमेरिकली ही यूज करना है, लेकिन देखिएगा वहाँ ऑर्डर नहीं बताएगा, के का यू के दे दिया, उसका वैल्यू और यूनिट लिख दिया, हम ऑर्डर पहचान लेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ बिल्कुल ध्यान से आप देखें, हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं और हम मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, n है। इफ द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन बी n, ए से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और इसका ऑर्डर हम n माने हैं। तो जरा 1 मिनट ध्यान दीजिए भाई। तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं, जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए टू द पावर n लिख सकते हैं। दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 कर दें तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टू द पावर n। इस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डी ए बाई डी टी ए टू द पावर n। अब अच्छा बोल सकते हैं आप कि सर आप क्या किए, यहाँ से माइनस साइन क्यों हटा दिए? ये माइनस साइन तो यह इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है। क्या उसका यूनिट भी माइनस हो जाएगा? क्या यूनिट तो सेम ही रहेगा भाई, यूनिट से चेंज इन कंसंट्रेशन। हमारा जैसे डेल्टा ए आया, मान लेते हैं माइनस 0.2, चेंज रिएक्टेंट में वही आएगा, निगेटिव आएगा। ये माइनस है लेकिन यूनिट तो अभी भी इसका क्या है, मोल पर लीटर ही है। यूनिट कहाँ घट गया, वैल्यू माइनस है। वो 0 पॉइंट उसमें यह इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये ए क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है भैया, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर बाय, क्या देख रहे हैं, टाइम के लिए अगर हम सेकेंड यूज करें, ठीक है। और इसमें देखें तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर टू द पावर n। मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोल 1 और यहाँ हो गया n, तो 1 माइनस n लीटर माइनस n माइनस 1 और टाइम इनवर्स यहाँ टाइम में लिखिए, इसलिए हम टाइम इनवर्स लिखें कि कभी कभी टाइम सेकंड में यूज करेगा, कभी मिनट में, कभी आवर में, जो करे अपना आप समझ लीजिएगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। और जब ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया तो अब आप किसी भी ऑर्डर के लिए पुट करते चले जाइए और आपको निकलता जाएगा। क्या लिखेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n का मान क्या होगा, 0 होगा। सो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, बताइए, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर और टाइम अगर सेकंड है तो क्या, पर सेकंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे n का मान 1 हो गया, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा भैया, टाइम इनवर्स हो जाएगा। हम बात करें फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, यूनिट ऑफ के मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। टाइम जनरली सेकंड में, कभी मिनट में बोले तो मिनट में, आवर में बोले तो आवर में। अगर हम बात करें फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n का मान क्या, 3। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल माइनस 2 लीटर टू द पावर 2 टाइम इनवर्स। हम बात करते हैं when n इक्वल्स टू 5/2,
यूनिट ऑफ के क्या लिखेंगे, मोल टू द पावर -3/2 लीटर टू द पावर 3/2 टाइम इनवर्स। आप इसमें पुट करते जाइए ना, आपको सब निकलता चला जाएगा। देख रहे हैं, बिल्कुल आपको क्या करना होगा, यूनिट से आप ऑर्डर को पहचान सकते हैं। यही आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, जरा बिल्कुल ध्यान दें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के का मान दिया, वैल्यू से तो आपने पहचान पाएंगे, यूनिट से। जैसे कि के का एक में मान लेते हैं वैल्यू दिया है 2.3, मान दिया गया 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए ये यूनिट क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ऐसा किसका यूनिट होता है जी, सेकेंड ऑर्डर का। ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। दूसरा जिसे दिया 1 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो देखिए ये सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आराम से आप डिसाइड कर सकते हो गया। अब जरा 1 मिनट और भी ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी इसी में क्या करेगा, प्रेशर वाले की बात करेगा। अगर मान लिया जाए प्रेशर की बात होती, या लिख लिए, अगर प्रेशर की बात करते तो देखिए क्या हो जाता, तो यहां हमारा क्या होता, प्रेशर होता -PA। ठीक, यहां क्या होता, यहां भी प्रेशर लेना पड़ता, हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ A टू द पावर n। फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए, बातें खत्म। देखिए यहीं चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। हम देख रहे हैं यहां बोलेंगे dPA/dt इक्वल्स टू K PA टू द पावर n। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dPA/dt PA टू द पावर n। अगर प्रेशर के लिए हम एटीएम यूज करें तो क्या हो जाएगा भैया, एटीएम टू द पावर 1। ये हमारा क्या है, नीचे टाइम है। ठीक, और यहाँ क्या होगा, एटीएम टू द पावर n। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एटीएम टू द पावर 1 - n, और ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। अब देखिए आराम से आप लगा देंगे। अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो n का मान 0, n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिससे n का मान 0 होगा क्या होगा, और टाइम को सेकंड ले लीजिए तो एटीएम सेकंड इनवर्स। अगर n का मान क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर की बात कीजिएगा, n का मान क्या हो जाएगा 1, n का मान जैसे 1 होगा 1 - 1 0 ही हो गया। ये क्या बचेगा, सिर्फ टाइम इनवर्स। देखे थे वहां भी फर्स्ट ऑर्डर का क्या बचा था, सिर्फ टाइम इनवर्स। अगर n का मान 2 हो जाए तब हमें करना हो तो यूनिट की बात हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये एटीएम 1 - 2 मीन्स क्या हो जाएगा, एटीएम इनवर्स टाइम इनवर्स। इट मीन्स क्या, टाइम जिसमें ले, अगर मिनट में लेंगे तो मिनट इनवर्स, सेकंड लेंगे सेकंड इनवर्स। ये आपका एग्जांपल 4 इसी ढंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक की बातें हुई, और यहाँ तक से ही आज आप जो क्वेश्चंस बनाएंगे जरा ध्यान से सुनें। एग्जांपल 4.1 4.2 हम बोले थे, नहीं बनाए हैं और हम चर्चा नहीं किए, एक बार हम फिर से सबको याद दिला दिए हैं। 4.3 4.4 एग्जांपल 4.4 तक इंटेक्स्ट 4.4 तक, और एक्सरसाइज भी 4.4। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट में देखिएगा, वहां बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा। क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए और डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। डायमेंशन में वहां आपको क्या करना है, यूनिट लिखना है। फिजिक्स वाला डायमेंशन नहीं समझ लीजिएगा, MLT के टर्म में नहीं लिखना शुरू कीजिएगा। इस वहां क्या करना है, आपको यूनिट ही लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का शायद आपसे ना बने, ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करके देखेंगे। तीसरा नंबर और चौथा नंबर हो जाना चाहिए, देखते हैं। और न्यू हेडिंग कर लेते हैं। कल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो रहा है जिस पे इस बार क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बार बार दे चुका है। तो अब आप देखेंगे जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा वाले की बात करेंगे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। न्यू हेडिंग कर लेते हैं।
ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बनाना है, जिसकी चर्चा हम कल सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे आप कहेंगे ना कि सर हमको तो रेट लॉ कैसे पता करेंगे, तो क्या बोले कि रेट लॉ आराम से हम निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा, तो किस एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हुए हम कैसे निकालेंगे, इसी के संबंध में जानेंगे। तो हेडिंग कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग इनिशियल रेट ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अब शुरू हो रहा है भैया, और आज का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस पर तो बेस्ड क्वेश्चन हमेशा रहना है, क्योंकि हम यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।